हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में साइकोलॉजी की डेफिनेशन, उसकी हिस्ट्री, उसका ओरिजिन और स्कोप ये सब हमने डिस्कस किया था। अब अपन डिस्कस करेंगे रिलेवेंस टू नर्सिंग। साइकोलॉजी का नर्सिंग के साथ क्या रिलेशन है वो अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इसमें देखिए, फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ द पेशेंट डिपेंड ऑन अ लार्जली ऑन द नर्स। जो पेशेंट है, जो पर्सन है, कोई भी पर जो पेशेंट है उसे फिजिकली और मेंटली फिट रखने के लिए वो ज़्यादा डिपेंड किसके ऊपर रहता है? नर्स के ऊपर। क्यों? क्योंकि डॉक्टर जो होते हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन और पूरा दिन उसका ध्यान कौन रखता है? नर्स ही। उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना, उसको मेंटली फिजिकली फिट रहने के लिए जो एडवाइस देती है, एजुकेशन देती है, वो कौन देती है? नर्स देती है। तो जो नर्स होती है वो ज़्यादा डिपेंड करती है किसके ऊपर? मेंटल और फिजिकल वेलबींग के ऊपर। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, अ नर्स शुड नो द साइंस ऑफ बिहेवियर फॉर अ बेटर रिजल्ट टू डील विद द पेशेंट। पेशेंट के साथ डील करने के लिए जो नर्स होती है उसे बिहेवियर साइंस के बारे में बेटर नॉलेज, मतलब अच्छा नॉलेज होता है साइंस ऑफ बिहेवियर के बारे में, है ना। वो जानती है कि कब पर्सन कौन कैसा बिहेवियर कर सकता है, ठीक है, और कैसे बिहेवियर को कंट्रोल करना है, वो सब उसे पता रहता है। ठीक है। तो बेटर रिजल्ट के लिए वो उससे पेशेंट से डील करती है और उसके बिहेवियर के बारे में जानती है। ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द साइकोलॉजिकल स्ट्रेस एंड फिजिकल डिसऑर्डर। मतलब जो पेशेंट होता है उसको साइकोलॉजिकल स्ट्रेस और फिजिकल डिसऑर्डर जो रिलेशनशिप होती है उसके बीच में वो क्या करना? एक्सप्लेन करना। पेशेंट को साइकोलॉजिकल स्ट्रेस और फिजिकल डिसऑर्डर के बारे में एक्सप्लेन करना कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। ठीक है। नेक्स्ट, आफ्टर डिटेल स्टडी साइकोलॉजिकल नर्स कैन अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी इन डीलिंग विद द पेशेंट। जब भी नर्स पेशेंट के साथ डील करती है तो वो उसके साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करती है। आफ्टर डिटेल स्टडी करने के बाद ही वो सारे प्रिंसिपल को क्या करती? अप्लाई करती है। प्रिंसिपल कौन से? पहले पेशेंट की पूरी स्टडी करना, उसके इंटरव्यू लेना, उसके डिटेल स्टडी करना, उसके बाद उसको थेरेपीज़ वगैरह देना, उसको ट्रीटमेंट करना, ये सारा कौन करता है? उसके प्रिंसिपल्स यूज़ नर्स करती है। ठीक है। आफ्टर डिटेल स्टडी। नेक्स्ट है, साइकोलॉजी हेल्प द नर्स टू एक्सेप्ट द इंडिविजुअल डिफरेंस इन टर्म ऑफ लाइकिंग, डिसलाइक, इमोशंस, रेस्पॉन्स टू द स्ट्रेस। मतलब साइकोलॉजी जो है हेल्प करती है नर्स के लिए ताकि वो इंडिविजुअल डिफरेंस जो है वो एक्सेप्ट कर सके। हर एक पर्सन के अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं, है ना। इंडिविजुअल पर्सन के क्या वो लाइक करता है, क्या वो डिसलाइक करता है, कैसे वो इमोशंस है और उसके रिस्पॉन्स क्या है स्ट्रेस के टाइम पर, वो सब इंडिविजुअल डिफरेंस को एक्सेप्ट करती है साइकोलॉजी नर्स। ठीक है। साइकोलॉजी ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन मैनी थेराप्यूटिक मेजर्स लाइक बिहेवियर थेरेपी, प्ले थेरेपी, साइको एनालिसिस थेरेपी। साइकोलॉजी जो है ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट, मतलब कि सहयोग करती है ये थेराप्यूटिक मेजर्स के साथ, लाइक बिहेवियर थेरेपी। जैसे बिहेवियर थेरेपी, बिहेवियर को चेंज करने के लिए बिहेवियर थेरेपी दी जाती है। प्ले थेरेपी दी जाती है ताकि जो पेशेंट है उसे कोई भी पेन वगैरह हो या कोई भी स्ट्रेस हो वो उसे भूल जाए प्ले थेरेपी के द्वारा। और साइको एनालिसिस थ्योरी जिसमें अनकॉन्शियस माइंड की स्टडी की जाती है, जो सिगमंड फ्रूड ने दी थी साइको एनालिसिस थ्योरी, उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है। इट हेल्प अंडरस्टूड
द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ स्टीम। ये साइकोलॉजी जो है हमें समझने के लिए जो कॉन्सेप्ट हैं सेल्फ अवेयरनेस के, सेल्फ स्टीम के, इन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हेल्प करती है। ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस मतलब आत्म जागरूकता और सेल्फ स्टीम मतलब आत्म सम्मान। इन दोनों के कॉन्सेप्ट जो हैं उन्हें समझने के लिए अपना हेल्प करती है साइकोलॉजी। ठीक है, इट डिस्क्राइब द कॉपिंग एबिलिटी, डिफेंस मैकेनिज्म यूज्ड बाय पेशेंट एंड दैट रिलेवेंस टू डिजीज कंडीशन। साइकोलॉजी जो है डिस्क्राइब करती है कॉपिंग एबिलिटीज़ को, डिफेंस मैकेनिज्म को, ताकि पेशेंट उसे यूज़ कर सके किसी भी डिजीज़ कंडीशन से रिलेटेड। ठीक है, कॉपिंग मैकेनिज्म, जो कॉपिंग एबिलिटी मतलब क्या होती है, किसी भी चीज़ से सामना करना, किसी कंडीशन का सामना करना। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म बचाव के तरीके जो पेशेंट यूज़ करता है किसी भी डिजीज़ से कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हेल्प टू अंडरस्टूड हर सेल्फ, खुद को समझने के लिए हेल्प करती है साइकोलॉजी। हेल्प टू अंडरस्टैंड अदर पीपल, दूसरे पीपल्स को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। इट विल हेल्प टू इम्प्रूव सिचुएशन बाय हेल्पिंग अदर, दूसरों की हेल्प करके उनकी सिचुएशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है साइकोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट मेक हर अंडरस्टैंड क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। मतलब बॉडी, माइंड और स्पिरिट है, इनके कॉन्सेप्ट को अपन इसमें इनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसे अंडरस्टैंड करते हैं साइकोलॉजी के द्वारा ही। ठीक है, नेक्स्ट है मेथड ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की क्या क्या मेथड होती है। साइकोलॉजी की जो मेथड है उसे 4 टाइप में डिवाइड किया गया है, इंट्रोस्पेक्शन, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल एंड डेवलपमेंटल। ठीक है, जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड होती है, इंट्रोस्पेक्शन का हिंदी मीनिंग होता है आत्मनिरीक्षण। आत्मनिरीक्षण मतलब कि खुद का ऑब्जर्वेशन करना। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव मेथड में, डिस्क्रिप्टिव का हिंदी मीनिंग होता है वर्णन करना, मतलब कि किसी भी इवेंट का, कोई भी इवेंट है उसके ऊपर क्या करना, उसे डिस्क्राइब करना। ठीक है, और उसे 3 मेथड के द्वारा कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी एंड सर्वे मेथड। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल के नाम से ही पता चल रहा है अपन क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। जो रिसर्चर रहता है वो एक्सपेरिमेंट करता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंटल। डेवलपमेंटल मेथड का यूज़ किया जाता है बर्थ से लेकर के डेथ तक का जो भी डेवलपमेंट है जिस पर्सन में, सोशल, स्पिरिचुअल, मेंटल, और ये डेवलपमेंट होता है मतलब बर्थ से लगा करके उसकी डेथ तक का स्टडी किया जाता है डेवलपमेंटल मेथड में। ठीक है, इसे अपन डिटेल में स्टडी करेंगे। मेथड ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी हैज़ इट्स स्पेशल टूल एंड प्रोसीजर विच हेल्प अस इन गैदरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इट्स सब्जेक्ट मैटर। मतलब साइकोलॉजी जो है एक स्पेशल टूल का यूज़ करती है, प्रोसीजर का यूज़ करती है, जो कि हेल्प करती है डाटा को गैदर करने में और उनका ऑर्गेनाइज करने में। गैदर मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, है ना, डाटा जो है सारा इकट्ठा करना और सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड। ठीक है, और एसेंशियल फैक्ट अबाउट इट प्रोसीजर आर कॉल्ड मेथड ऑफ साइकोलॉजी। और जो एसेंशियल फैक्ट होते हैं उनके बारे में अपन इकट्ठा करते हैं सारे डाटा को, और ये जो प्रोसीजर होता है, ये सारा जो प्रोसीजर है, अपन जिस डाटा को इकट्ठा कर रहे हैं, है ना, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड, तो ये पूरी एक मेथड होती है। और इस मेथड को अपन क्या बोलेंगे, इस प्रोसीजर, ये जो एक प्रोसीजर है पूरा, तो इस प्रोसीजर को क्या कहा जाता है, मेथड ऑफ साइकोलॉजी। विच आर एस फॉलो, बहुत सारी मेथड्स है जो कि नीचे दी गई है। मेथड ऑफ साइकोलॉजिस्ट यूज फॉर गैदरिंग इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट और डाटा आर, मतलब साइकोलॉजिस्ट ये मेथड यूज़ करके इंफॉर्मेशन को गैदर करता है, फैक्ट्स को और डाटा को। ठीक है,
फर्स्ट मेथड जो है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का हिंदी मीनिंग होता है आत्म निरीक्षण। क्या होता है? आत्म निरीक्षण। आत्मनिरीक्षण इसका हिंदी मीनिंग होता है। ठीक है। इंट्रोस्पेक्शन मीन्स लुकिंग इनटू वन सेल्फ और सेल्फ ऑब्जर्वेशन ऑफ सेल्फ एनालिसिस। इंट्रोस्पेक्शन मीन्स क्या होता है? लुकिंग इनटू वन सेल्फ, खुद को देखना, खुद का ऑब्जर्वेशन करना, खुद का एनालाइज करना। इट इन्वॉल्व केयरफुली एग्जामिन एंड रिपोर्टिंग वन इट बिहेवियर। मतलब जो पर्सन होता है केयरफुली एग्जामिन करता है अपने ही खुद के बिहेवियर के बारे में, थॉट्स के बारे में, इमोशंस के बारे में, अपने सेंसेशन के बारे में और मेंटल नोट्स बनाता है। ठीक है, ये इंट्रोस्पेक्शन मेथड है, खुद का निरीक्षण करना। ठीक है। इन दिस मेथड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन वन रियलाइज ऑन हिज मेमोरी, ड्रॉ ऑन हिज पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ एनालिसिस हिज करंट बिहेवियर। मतलब इस मेथड के अंदर जो पर्सन होता है खुद की मेमोरी को रियलाइज करता है ना, और अपने पास्ट एक्सपीरियंस को ड्रॉ करता है और एनालाइज करता है करंट बिहेवियर। मतलब कि अभी के टाइम में वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस को पहले क्या करेगा? पूरा याद करेगा, मेमोरी उसकी पूरा याद करता है, अपने खुद के बारे में इंस्पेक्शन करेगा, खुद के बारे में एनालाइज करेगा। तो वो क्या करेगा? सबसे पहले अपने पास्ट एक्सपीरियंस में जाएगा, उसके बाद वो करंट में कैसा बिहेवियर शो कर रहा है उसे एनालाइज करेगा। ठीक है। इट इज़ अ वेरी हेल्पफुल इन सेल्फ ऑब्जर्वेशन विदाउट डिपेंडिंग ऑन द टाइम। ये बहुत हेल्पफुल होता है क्योंकि सेल्फ ऑब्जर्वेशन जो होता है किसी भी टाइम पे हो जाता है, इसलिए ये कोई टाइम पर डिपेंड नहीं करता है कि आप अपना ऑब्जर्वेशन किस टाइम पर, आप चाहे तो दिन में कर सकते हैं, रात में कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं, शाम कर सकते हैं, आप किसी भी टाइम पर कर सकते हैं। ये कोई टाइम पर डिपेंड नहीं करता है। इट डज नॉट रिक्वायर एनी डिवाइस। इसमें कोई डिवाइस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। इट इज़ ओनली मेथड बाय विच द एक्सपीरियंस कैन बी नोन। ये ओनली एक मेथड है जिसमें अपने एक्सपीरियंस ही अपन जानते हैं। ठीक है। ये मेथड जो है दे कैन नॉट बी वेरीफाई ऑब्जेक्टिवली। ये ऑब्जेक्टिवली वेरीफाइड नहीं होती है। दे कैन नॉट बी कन्फर्म बाय द, ये दूसरों के द्वारा भी कन्फर्म हो जाती है, कई बार दूसरों के द्वारा भी कन्फर्म हो जाती है। मतलब किसी पेशेंट को अगर याद नहीं रहता है तो कोई दूसरा पर्सन अपने को बताता है। जैसे साइकेट्रिक पेशेंट होता है, मेंटली इल पेशेंट होता है, तो उसका ऑब्जर्वेशन कोई और भी बता सकता है। ठीक है। रिपीटेबिलिटी इज़ नॉट कन्फर्म। रिपीटेबिलिटी भी इसमें कन्फर्म नहीं होती है। कई बार जो चीज़ें होती है भूल जाते हैं अपन। ठीक है। तो एक बार जो बताई थी वो दूसरी बार में अपन क्या करते हैं? भूल जाते हैं। तो रिपीटेबिलिटी क्या होती है? कन्फर्म नहीं हो पाती है। प्रोवाइड लिटिल और नो इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्सपीरियंस ऑफ इन्फेंट, मेंटली इल पेशेंट एंड एनिमल। जो इन्फॉर्मेशन है थोड़ी मिलती है या फिर इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है कई बार, क्योंकि इन्फेंट का जो छोटे बच्चे रहते हैं उनका एक्सपीरियंस नहीं रहता है, और जो मेंटली इल पेशेंट रहते हैं उनसे भी नहीं मिल पाता है, और एनिमल से भी नहीं मिल पाता है। ठीक है। तो ये मेथड जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, बाकी इंट्रोस्पेक्शन खुद के लिए खुद अपन कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मतलब होता है इसमें डिस्क्राइब की जाती है। ठीक है। A descriptive research aims to accurately and systematically describe a population situation. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का जो एम होता है उसमें एक्यूरेटली और सिस्टमेटिकली डिस्क्राइब की जाती है पॉपुलेशन सिचुएशन को। एक्यूरेटली मतलब होता है सही तरीके से, और सिस्टमेटिक मतलब व्यवस्थित। सही तरीके से और व्यवस्थित रिसर्च ही इसका एम होता है। ठीक है। दिस रिसर्च डिज़ाइन कैन यूज़ वाइड वेराइटी ऑफ रिसर्च।
ये रिसर्च जो है बहुत सारी वाइड वेराइटी ऑफ रिसर्च मेथड का यूज़ करती है, जिससे अपन इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं वन और मोर वेरिएबल्स को। ठीक है, जो चेंजेस आ रहे हैं उससे अपन क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, चेंज करके मतलब मॉडिफाइड करके सिचुएशन को अपन इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इंक्लूड द फॉलोइंग मेथड। इसमें कुछ मेथड्स है, नेचुरलिस्टिक, केस स्टडी एंड सर्वे। 3 मेथड का यूज़ किया जाता है डिस्क्राइब मेथड में। ठीक है, फर्स्ट है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन मेकिंग ऑब्जर्वेशन इनटू द नेचुरल वर्ल्ड, मतलब नेचुरल वर्ल्ड के अंदर ही अपना ऑब्जर्वेशन इसमें बनाया जाता है। सब्जेक्ट इंडिविजुअल और एनिमल आर ऑब्जर्व इन देयर नेचुरल वर्ल्ड। जो सब्जेक्ट होता है एनिमल और इंडिविजुअल पर्सन, उसे ऑब्जर्व किया जाता है कहाँ पर, नेचुरल वर्ल्ड में। ठीक है, द ऑब्जर्वर रिमेन अनऑब्स्ट्रक्टिव। जो ऑब्जर्वर होता है वो अनऑब्स्ट्रक्टिव रहना चाहिए। अनऑब्स्ट्रक्टिव मतलब क्या होता है, मतलब कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आना चाहिए। जैसे कि अपन पढ़ाई कर रहे होते हैं और कोई बीच में आ जाता है तो अपन डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसी तरह से कोई ऑब्स्ट्रक्शन उसमें नहीं आना चाहिए। ठीक है, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन इज ऑल्सो यूज टू स्टडी द एनिमल बिहेवियर। नेचुरल ऑब्जर्वेशन जो है, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन जो है यूज़ किया जाता है एनिमल बिहेवियर को जानने के लिए नेचुरल इन्वायरमेंट में। इट इज़ कॉल्ड एथोलॉजी, और इसे क्या बोलते हैं, एथोलॉजी बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा डिस्कवरी चैनल पर जो बताते हैं एनिमल बिहेवियर के बारे में, तो वो क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन ही करते हैं। ठीक है, एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, उनका ऑब्जर्वेशन करते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक दैट। ये स्टडी, इस स्टडी के अंदर डिफ़िकल्टीज़ बहुत आती है, क्योंकि जो नेचुरल वर्ल्ड होता है और जो नेचुरल और सारी रियल चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं अपन, तो इसमें बहुत डिफ़िकल्टीज़ आती है। ठीक है, इसलिए इसे ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है, कम यूज़ किया जाता है। वेयर लैब स्टडी आर डिफ़िकल्ट, लेस यूजफुल, रिसर्चर कैन ऑब्जर्व सब्जेक्ट देयर रियल एनवायरनमेंट। और अगर लेब में, यहाँ पर लिखा है कि अगर लेब में कोई डिफ़िकल्टीज आती है और लेब ये और लेस यूज़फुल हो, तो रिसर्चर क्या करता है, ऑब्जर्व करता है रियल लाइफ इन्वायरमेंट में। ठीक है, केस स्टडी। नेक्स्ट है केस स्टडी। केस स्टडी स्टडी इंडिविजुअल इन डेप्थ, मतलब इंडिविजुअल की स्टडी करना डेप्थ में, गहराई से। ठीक है, वन इंडिविजुअल इज एग्जामिन्ड एक्सटेंसिवली टू फाइंड आउट as much as possible about certain problem and issue as is related to that person। किसी भी पर्सन से रिलेटेड जो भी इश्यूज है, जो भी उसकी प्रॉब्लम है, उसे फाइंड आउट किया जाता है और एग्जामिन किया जाता है गहराई से। इंटेंसिवली मतलब क्या होता है, गहराई। इट इज़ मोस्ट ऑफन यूज टू इन्वेस्टिगेट एबनॉर्मल बिहेवियर। केस स्टडी जो है एबनॉर्मल बिहेवियर अगर कोई पर्सन शो कर रहा है, उसे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अक्सर यूज़ की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है ये केस स्टडी मेथड। ओके, biographical data score on psychological test and information obtained in extensive interview are the measure of case study and case history method। बायोग्राफिकल डाटा और स्कोर ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं उनके स्कोर्स, और बायोग्राफिकल डाटा और सारी इन्फॉर्मेशन जो पेशेंट से रिलेटेड होती है, उसका इंटरव्यू इसमें लिया जाता है और फिर उसके बारे में
पूरी स्टडी की जाती है, उसका पूरा केस बनाया जाता है और उसके ऊपर स्टडी की जाती है, उसकी हिस्ट्री ली जाती है पूरी, ठीक है। नेक्स्ट होता है सर्वे मेथड। सर्वे मेथड आस्किंग फॉर रिस्पॉन्स टू इंटरव्यू और क्वेश्चन। इंटरव्यू मतलब फेस टू फेस क्वेश्चन करना उनसे, फेस टू फेस बात करके और पेशेंट के साथ बात की जाती है। जो रिसर्चर रहता है वो फेस टू फेस बात करता है, क्वेश्चन पूछता है और राइट डाउन करता जाता है, ठीक है। इट कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट बिहेवियर, ओपिनियन, एटीट्यूड, लाइफ एक्सपीरियंस और पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक। मतलब कलेक्ट की जाती है इसमें इंफॉर्मेशन बिहेवियर के बारे में, ओपिनियन, एटीट्यूड, लाइफ एक्सपीरियंस और पर्सनल कैरेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन सारी जो है कलेक्ट की जाती है। सर्वे आर कॉमनली इन द फॉर्म ऑफ इंटरव्यू एंड क्वेश्चनियर। जो सर्वे मेथड होती है वो कॉमनली इंटरव्यू और क्वेश्चनियर के थ्रू ही की जाती है, ठीक है। क्वेश्चंस इन सर्वे मेथड शुड बी क्लियरली वर्डेड, फ्री फ्रॉम बाइस। मतलब क्लियर होना चाहिए, जो भी क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं पेशेंट से वो क्लियर होना चाहिए, फ्री फ्रॉम बाइस होना चाहिए। मतलब कि कोई भी बाइस, कोई भी अवरोध उसके अंदर नहीं आना चाहिए। और जो वर्ड रहते हैं, अपन जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो वर्डिंग क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सामने वाले को आप जो बोल रहे हो समझ में ही नहीं आए, है ना। तो जो भी क्वेश्चन पूछो वो क्या करना है अपने को, फ्री फ्रॉम बाइस होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है ड्यू टू फाइनेंशियल constraint, researcher administers survey on sample for population should be representative of entire population. फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट के थ्रू रिसर्चर क्या करता है, सर्वे मेथड में एडमिनिस्टर करता है सैंपल के थ्रू, ठीक है। पॉपुलेशन शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एंटायर पॉपुलेशन। जो एंटायर पॉपुलेशन है, बहुत सारी पॉपुलेशन रहती है, उसमें से जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो खुद से सैंपल के लिए सिलेक्ट होते हैं, उन्हें लिया जाता है। इट इज़ द बेस्ट अचीवमेंट इन द टर्म ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। ये रैंडम सैम्पलिंग जो होती है वो बहुत अच्छा अचीवमेंट होता है सर्वे मेथड में, ठीक है। रैंडम मतलब खुद से जो सैम्पलिंग में खुद जो उस ग्रुप में आता है तो उसे बोलते हैं अपन रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होती है। कॉज कारण और प्रभाव, है ना। इन लैबोरेटरी रिसर्चर कंट्रोल द कंडीशन एंड मेजर द रिलेशन अमंग वेरिएबल। जो लैबोरेटरी में जो रिसर्चर रहता है, जो सारी कंडीशन होती है उसके कंट्रोल में रहती है, ठीक है। और मेजर करता है उसके वेरिएबल से रिलेटेड वो सारी कंडीशन को मेजर करता है। अ वेरिएबल इज समथिंग दैट कैन अकर विद द डिफरेंट वैल्यूज। जो वेरिएबल्स होते हैं, समथिंग दैट कैन अकर विद डिफरेंट वैल्यूज, वो डिफरेंट वैल्यूज से अपने को पता चलता है, ठीक है। फर्स्ट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। जो एक्सपेरिमेंट होता है वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल मेथड जो होती है वो नेचुरलिस्टिक मेथड से ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो कंडीशन होती है या फिर जो भी पर्सन होता है वो क्या होता है, कंट्रोल में होता है। जो रिसर्चर रहता है उसके कंट्रोल में होता है, वो जैसे चाहे जिस टाइम चाहे उससे काम करवा सकता है, ठीक है। उसका टेस्ट जिस टाइम पे चाहे उस टाइम पे कर सकता है, ठीक है। पेवलाव का एक डॉग वाला एक्सपेरिमेंट है। पेवलाव ने क्या किया था, एक साइंटिस्ट थे पेवलाव, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था डॉग के ऊपर। तो उन्होंने क्या किया, लैब में उस डॉग को रखा और उसे उसके मुंह से जो लार टपकती है उसे ऑब्जर्व किया, ठीक है।
उन्होंने इस टाइप से एक डॉग को एक लकड़ी के ऐसा हाउस बना रखा था जिसमें उसको क्या किया, बांध कर रखा, और उसके सामने एक कटोरा रखा जिसमें उनको मेजर करना था कि कुत्ता कितना लार टपकाता है, ठीक है, किस अमाउंट में वो सलाइवेशन करता है और उसका खाना देख के क्या रिस्पॉन्स होता है। तो वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। कंडीशनिंग से पहले उन्होंने किसी भी ये नॉर्मली है कि किसी भी कुत्ते को अगर आप खाना दिखाते हो तो उससे टाइम पर उसके मुंह से क्या होता है, सलाइवेशन होता है। तो फर्स्ट स्टेज में क्या दे रखा है, फर्स्ट इसमें बॉक्स में कि खाना देख करके उसे उसके मुंह से सलाइवेशन हो रहा है, ये अनकंडीशनल स्टिमुलस है और अनकंडीशनल रेस्पॉन्स है, क्योंकि ये नॉर्मल है, खाना देख कर उसके मुंह में लार आती है। लेकिन पेवलॉव ने सेकेंड एक्सपेरिमेंट किया कि उसके सामने बेल बजाई, ठीक है, न्यूट्रल स्टिमुलाई उसके सामने रखा तो उस कुत्ते ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, ठीक है, उस टाइम पे उसका रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं था, उसके मुंह से कोई सलाइवेशन नहीं निकला। लेकिन जब उन्होंने कंडीशन जनरेट किया, है ना, कि उन्होंने क्या किया, बेल बजाई उसके साथ उसको खाना भी दिया, ठीक है, बेल भी बजाई उसके साथ खाना भी दिया, तो उस टाइम पे उसने क्या किया, कुत्ते ने लार टपकाई, सलाइवेशन किया, ठीक है। तो वो क्या हो गया, उस बेल के ऊपर डिपेंड हो गया, उसे पता चल गया कि जब ये बेल बजेगी तभी उसको खाना मिलेगा, ठीक है। पेवलॉव क्या करते थे, उसे घंटी बजाते जाते और खाना देते जाते, घंटी बजाते खाना देते जाते, तो वो जो डॉग है वो उसके ऊपर डिपेंड हो गया, बेल के ऊपर, है ना। तो उसे देखकर ही, घंटी देख के उसे क्या हो जाता है, सलाइवेशन आ जाता है। तो ये कंडीशनिंग स्टिमुलस था और कंडीशनिंग रेस्पॉन्स था। तो क्लासिकल कंडीशनिंग जो है इसमें एक्सपेरिमेंट किया था पेवलॉव ने, ठीक है, लैब में एक्सपेरिमेंट किया था। अपन पढ़ रहे थे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है ना। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हिंदी में स्वतंत्र चर कहा जाता है, ठीक है। अ वेरिएबल और कंडीशन ऑफ एन इवेंट विच इज सिलेक्टेड बाय द एक्सपेरिमेंटर फॉर मैनिपुलेशन और वेरिएशन। कोई भी चेंजेस लाने के लिए, कोई भी मैनिपुलेशन, कोई भी वेरिएशन लाने के लिए जो एक्सपेरिमेंटर होता है वो खुद सिलेक्ट करता है कंडीशन को, ठीक है, वो खुद सिलेक्ट करता है कि अपने को क्या कंडीशन रखनी है जिससे उसके अंदर चेंजेस आ सके। एग्जाम्पल, टीचर्स क्लासरूम बिहेवियर इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच अफेक्ट द स्टूडेंट परफॉर्मेंस। मतलब जो एक टीचर होता है वो क्लासरूम में जाता है और अपना बिहेवियर कैसा शो कर रहा है वो स्टूडेंट के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है ना। मीन्स जो एक टीचर होती है वो उसके बिहेवियर से, वो क्योंकि वो स्वतंत्र होती है, वो इंडिपेंडेंट होती है, वो स्टूडेंट से कुछ भी, उसके इफेक्ट से वो कुछ भी परफॉर्मेंस उस बच्चे से, उस स्टूडेंट से करवा सकती है, ठीक है, क्योंकि टीचर क्या है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, वो बच्चे के ऊपर वो जो चाहे उससे करवा सकती है क्लास में, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए था। नेक्स्ट है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स होता है आश्रित चर, हिंदी में इसे आश्रित भी बोलते हैं, ठीक है। अ वेरिएबल और कंडीशन ऑफ एन इवेंट on which the effect of independent variable is observed and measured। जो वेरिएबल और कंडीशन होती है वो क्या होती है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर इफेक्ट करती है, ऑब्जर्व करने के लिए और मेजर करने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल, लेवल ऑफ एंजाइटी इज डिपेंडेंट वेरिएबल।
लेवल ऑफ एंजाइटी जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है विच इज अफेक्टेड इंक्रीज इन लेवल ऑफ पीयर प्रेशर। मतलब एक बच्चे का पीयर मतलब क्या होता है, पीयर ग्रुप क्या होता है, जैसे सहपाठी होते हैं अपने, उनका प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो जिससे उस बच्चे का, उस पर्सन का क्या होता है, लेवल ऑफ एंजाइटी इंक्रीज होता है ना। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, पीयर प्रेशर, एंड डिपेंडेंट वेरिएबल उसका एंजाइटी लेवल। ठीक है, जो एंजाइटी लेवल है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। एंजाइटी लेवल जो है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। और पीयर प्रेशर क्या हो गया, पीयर प्रेशर क्या हो गया अपना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये इस पे इफेक्ट करता है। ठीक है, वो जितना प्रेशर डालेगा उसका एंजाइटी लेवल उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, इसी तरह अपन पेवलाव के एक्सपेरिमेंट में भी, एक्सपेरिमेंटल थ्योरी में अपन पेवलाव के एक्सपेरिमेंट पर भी देख सकते हैं, है ना, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। कैसे, पेवलाव के एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो था उनका नंबर ऑफ टाइम, मतलब पेवलाव जब चाहे उसको क्या कर सकता है, खाना दे सकता है, जब चाहे नहीं दे सकता, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, पेवलाव के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे किस टाइम पे खाना देना है, किस टाइम पे नहीं देना है। डिपेंडेंट वेरिएबल वो जो कुत्ता है वो घंटी देख करके और डिपेंड हो जाता है फूड के ऊपर। ठीक है, इसी तरह अपन टीचिंग लर्निंग में भी दे सकते हैं। ठीक है, टीचर जो टीचिंग करता है, टीचर अगर जितना अच्छा पढ़ाएगा उसका अचीवमेंट उतना ही होगा। ठीक है, उसको उतने ही मतलब उतना ही अच्छा उसको रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, जितना अच्छा टीचिंग टीचर करता है उसे उतना ही अच्छा अचीवमेंट मिलता है। तो जो टीचर है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और ये क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो जो टीचिंग है वो डिपेंड करती है अचीवमेंट के ऊपर। ओके, यही एक्सपेरिमेंटल मेथड में है। ओके, नेक्स्ट है डेवलपमेंटल मेथड। डेवलपमेंटल मेथड में क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है ना। इसमें ग्रोथ का क्या किया जाता है, ग्रोथ पीरियड का ऑब्जर्वेशन किया जाता है। ऑब्जर्विंग द पीरियड ऑफ ग्रोथ, इसमें ग्रोथ ऑफ पीरियड के क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। यूज टू फील्ड डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की जो एक फील्ड होती है उसमें इसे यूज़ किया जाता है। साइकोलॉजिकल, सोशल, मॉरल, लैंग्वेज डेवलपमेंटल मेथड यूज physical, social, moral, language and emotions are observed in children. Development method use the following techniques. जो फिजिकल, सोशल, मॉरल और लैंग्वेज और इमोशंस ये सब ऑब्जर्व किया जाता है चिल्ड्रन के अंदर। ठीक है, थ्रू द डेवलपमेंट मेथड का यूज़ करके और कुछ टेक्निक का यूज़ करके ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट है नॉर्मेटिव इन्वेस्टिगेशन, लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी और क्रॉस सेक्शनल स्टडी, ये 3 स्टडी किया जाता है। जो नॉर्मेटिव इन्वेस्टिगेशन है उसमें डिस्क्राइब किए जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को, स्पेसिफिक एज, दिस ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड नॉर्म्स एंड नॉर्मेटिव इन्वेस्टिगेशन इज बेले स्केल ऑफ इन्फेंट डेवलपमेंट। बेले ने एक स्केल डेवलप किया था, है ना, एक स्केल बनाया था जिसमें इन्फेंट के डेवलपमेंट को क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब किया जाता है एंड स्पेसिफिक एज को भी
उनके स्पेसिफिक एज के साथ उनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स शो हो रहे हैं, है ना। एक बच्चा है छोटा सा, उसका बर्थ हुआ है ना। बर्थ न्यूनेट से ही अपन स्टडी करते हैं डेट तक की, ठीक है। तो इसमें उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं बर्थ से लेकर के लास्ट तक, तो वो सारे इसमें क्या किया जाता है, स्पेसिफिक एज के साथ इसमें चेक किया जाता है, मतलब ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। लॉन्गिट्यूडनल नाम से ही पता चल रहा है कि ये स्टडी जो है लंबे समय तक चलती है। In this study, change in some individual or group are studies over a long period of time. मतलब ये स्टडी जो है बहुत लंबे समय तक चलती है। रिसर्चर ऑब्जर्व और चेंज इन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज लैंग्वेज, पर्सनालिटी, इंटेलिजेंसी। और इसके अंदर जो रिसर्चर होता है वो ऑब्जर्व करता है सारे स्पेसिफिक चेंजेस को, जैसे लैंग्वेज हो गया, उसकी पर्सनालिटी हो गई और उसकी इंटेलिजेंसी हो गई, है ना। उसकी बुद्धि के बारे में, उसकी पर्सनालिटी के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में और उसकी भाषाओं के बारे में, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो, और उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं वो सब इसमें ऑब्जर्व किए जाते हैं, ठीक है, थ्रू द रिसर्चर के द्वारा। एक रिसर्चर स्टडी करता है उसके बर्थ से लेकर के उसके डेथ तक, तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, क्योंकि जो रिसर्चर आपके बर्थ से लेकर के लास्ट तक स्टडी कर रहा है, हो सकता है वो बीच में मर जाए, उसकी डेथ हो जाए, तो वो स्टडी पूरी नहीं कर पाए, तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है। कई बार क्या होता है, स्टडी करता है एक पर्सन, फिर उसकी स्टडी कोई दूसरा पर्सन करता है। बुक में अपन पढ़ते ही हैं कि इसकी स्टडी इस सन में इस पर्सन ने किया, मतलब इस साइंटिस्ट ने की, इस रिसर्चर ने की, उसके बाद वापस से कोई दूसरे सन में कोई उसी को उठा के लाता है, उसी टॉपिक को, और फिर वापस से उसकी स्टडी करता है। तो ये जो स्टडी है बहुत लंबे समय तक चलती है, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट है क्रॉस सेक्शनल स्टडी। क्रॉस सेक्शनल स्टडी में क्या होता है, टाइम लिमिट होती है, 6 महीने 7 महीने, इस टाइप से जो रिसर्चर होता है वो क्या करता है, टाइम को क्या कहते हैं, लिमिट कर देता है, उसकी लिमिटेशन रहती है। अ क्रॉस सेक्शनल स्टडी एग्जामिन रिलेशनशिप बिटवीन डिजीज़, मतलब डिजीज़ के बीच में जो उस रिलेशनशिप होती है उसे एग्जामिन किया जाता है। और हेल्थ रिलेटेड दूसरे अदर हेल्थ रिलेटेड से जो स्थिति रहती है, हेल्थ से रिलेटेड जो स्टडी या स्टेट रहता है उससे भी रिलेटेड किया जाता है स्टडी। एंड वेरिएबल इन इंटरेस्ट एज दे एग्जिस्ट डिफाइंड पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन को के इंटरेस्ट से भी इसे डिफाइन किया जाता है। एट अ सिंगल पॉइंट इन द टाइम एंड ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इसमें शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, कैलेंडर ईयर के मेथड से इसमें क्या किया जाता है, स्टडी की जाती है, एक टाइम ड्यूरेशन होता है स्पेसिफिक, उसके थ्रू किया जाता है। क्रॉस सेक्शनल स्टडी में क्या करते हैं कि जैसे लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में क्या हुआ कि एक पर्सन जो है उसकी स्टडी उसके बर्थ से कर रहा है, जैसे आज उसका बर्थ हुआ, किसी एक बंदे का बर्थ हुआ और उसकी डेथ हो गई, वहाँ तक स्टडी करेगा, वहाँ तक उस पर्सन की स्टडी करेगा, तो जो रिसर्चर रहेगा ना उसकी खुद की डेथ हो जाएगी, वो खुद ही मर जाएगा, है ना। तो इस क्रॉस सेक्शनल स्टडी में उन्होंने क्या किया, थोड़ा बदलाव लाया, है ना। इसमें क्या किया उन्होंने, सभी अलग अलग ग्रुप में क्रॉस सेक्शन में उन्हें बांट दिया गया, जैसे कि टाइम लिमिट कर दिया, और उसके बाद 0 to 2 ईयर और 2 to 5 ईयर, है ना, 5 to 10 ईयर और 10 to 40 ईयर्स, 40 to 50 ईयर्स और 50 to 60 ईयर ऑफ एज मान लेते हैं, क्योंकि आजकल 60 से ज़्यादा कोई जीता नहीं है वैसे भी, है ना। और उसकी डेथ तक की स्टडी किया जाता है, मतलब अलग अलग एज ग्रुप के पर्सन को ले लिया, है ना। जैसे अब मेरे घर में छोटा भाई है, छोटा मतलब जो
अभी जो पैदा हुआ है छोटा सा, वो फिर 2 साल तक का होगा तो उसकी स्टडी करेंगे, है ना। फिर दूसरे दूसरे घर से दूसरा बंदा ले लिया, वो 2 साल से 5 साल का होगा, उसकी स्टडी कर देते हैं। फिर 5 से 10 साल के बच्चे की स्टडी करते हैं, 10 से 40, 40 से 50, सब हाफ हाफ क्रॉस सेक्शनल करके उसके डेट तक की स्टडी अलग अलग पर्सन की जाती है, ठीक है। और इसमें टाइम लिमिटेशन होती है, ठीक है। तो ये था अपना साइकोलॉजी क्या रिलेट करती है नर्सिंग से, और मेथड ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे यूनिट सेकेंड, बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर, जो साइकोलॉजी की सेकेंड यूनिट है।